हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी समाचार। आज हम 29 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर की टॉप 5 न्यूज़ और एक एडिटोरियल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम यूरोप का जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो आज हम टॉप 5 न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारी सबसे पहली न्यूज़ रहेगी इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। इसके अंदर लैंडस्लाइड के बारे में बोला गया है कि और खास करके जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर अभी बारिश साइक्लोन रेमल की वजह से, चक्रवात रेमल की वजह से जो बारिश हुई है पूर्वोत्तर रीजन के अंदर, उसके अंदर भूस्खलन की जो इंसिडेंट हैं वो काफी सारे देखने को मिले हैं। तो उसके क्या कारण हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो अगली न्यूज रहेगी हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण और आकाशीय पिंडों के आपस में क्या संबंध है, गुरुत्वाकर्षण बल और आकाशीय पिंड, और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आकाशीय पिंडों की जो शेप रहती है वो गोलाकार क्यों होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली न्यूज रहेगी वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर हम फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जो है उसको लेकर क्या विवाद है और उसका क्या समाधान हो सकता है, और किसी भी देश को अगर संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेनी है तो उसके लिए क्या प्रावधान होते हैं हमारे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगली जो न्यूज है हमारी आपदा और आपदा प्रबंधन जीएस पेपर 3 से जुड़ी हुई, जिसके अंदर हम अग्नि सुरक्षा नियमों के बारे में स्टडी करेंगे। हाल ही में दिल्ली में और गुजरात में राजकोट में फायर इंसिडेंट हमें देखने को मिले थे। दिल्ली के अंदर जो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल था अपना, वहां पे एक फायर इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से कुछ बच्चों की वहां से झुलसकर मौत हो गई, 4 से 5 बच्चे आई थिंक। और राजकोट में भी ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला है। तो फिर आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है। उसके साथ हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गीजा का जो मान पिरामिड है वो चर्चा में है। तो गीजा का मान पिरामिड कहाँ है और वो किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। संपादकीय विश्लेषण में, एडिटोरियल एनालिसिस में हम सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे को देखने वाले हैं, जिसके अंदर जो मूक भाषा है उसके लिए प्रावधान का ना होना और उस वजह से जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो रहते हैं हमारे, जो मूक बधिर जो व्यक्ति रहते हैं, तो उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मानचित्र वाले सेक्शन में हम यूरोप के भौतिक विभाजन के बारे में स्टडी करेंगे। So before starting, brief introduction about me. My name is Satish. I appeared in the HCS interview for 2 times. I am JRF in geography and I did my graduation in electronics and communication engineering. So I welcome you. तो पहली न्यूज हमारी जो है वो भूस्खलन से जुड़ी हुई है। और अभी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर चक्रवात रेमल की वजह से बारिश आई और बारिश की वजह से क्या हुआ, भूस्खलन की स्थितियां हमारे को देखने को मिली हैं। भूस्खलन की स्थिति होती क्यों है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन जो रहता है हमारा, उसमें क्या रहता है कि बारिश की वजह से जो मृदा की जो विभिन्न परतें हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन रहता है, जो घर्षण रहता है वो कम हो जाता है। और उसके बाद क्या रहता है, फ्रिक्शन का कम होने की वजह से, घर्षण के कम होने की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, दोनों फैक्टर्स को मिलने से, गुरुत्वाकर्षण बल और फ्रिक्शन के ना होने की वजह से क्या रहता है, एक पार्टिकुलर ढलान की तरफ वो क्या जमीन क्या करती है हमारी, खिसकना स्टार्ट कर देती है। और अगर वहां पर कोई बिल्डिंग है या फिर कोई ऐसी स्ट्रक्चर भी है उस भूमि के ऊपर, तो फिर वो उसके ढहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो भूस्खलन की बारिश की वजह से मिट्टी की आपस की जो विभिन्न परतें हैं उनके अंदर फ्रिक्शन कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक रूप से भी भूस्खलन की स्थितियां हमारे को देखने को मिलती हैं, उसमें अर्थक्वेक का आना, भूकंप का आना अपने आप में, क्योंकि भूकंप से जमीन हिलेगी तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो विभिन्न परतें रहती हैं उसके बीच में जो एक संतुलन बना हुआ है वो संतुलन खराब हो जाता है और उसकी वजह से फिर क्या रहता है, हमारा भूस्खलन होता है। भारी बारिश भी अपने एक रीजन है, ढलान का होना और भारी बारिश दोनों का इकट्ठा होना। और पूर्वोत्तर राज्य सॉरी, पूर्वोत्तर जो राज्य हमारे उसके अंदर ये चीज हमें ज्यादा देखने को मिली है। तो पानी की भूमिका मैंने आपको बताई है अभी। उसके बाद मानव द्वारा ट्रिगर, पेड़ों की कटाई करना और खनन की गतिविधियां करना, ये दो फैक्टर भी हैं जो इंसानों द्वारा किए जाते हैं और उसकी वजह से भूस्खलन की जो स्थिति है वो हमारी बढ़ जाती है। कैसे, जैसे जो पेड़ रहते हैं वो मृदा के आपस में बांध, पेड़ की जो जड़ें रहती हैं या फिर कोई वनस्पति वहां पे उस एरिया के अंदर है, तो वो उन पे अपनी जड़ों से उस जमीन को बांध के रखती है और उसकी वजह से वो जमीन बारिश आने से या फिर अन्य भूस्खलन की अन्य भूकंप वगैरह की स्थिति होने से इतनी आसानी से खिसकती नहीं है, भूस्खलन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वनों की कटाई हो जाती है और वहां पे जो नेचुरल वेजिटेशन उस एरिया के अंदर थी वो खत्म हो जाती है, तो फिर वो जमीन और वो एरिया क्या रहता है, वल्नरेबल हो जाता है। बारिश, थोड़ी सी बारिश भी आई तब भी वो वहां पे भूस्खलन की स्थिति बन सकती है। उसके साथ खनन की गतिविधियां होने से जमीन के अंदर जो नेचुरल अपना एक बैलेंसिंग एक्ट जो था,
तो उसकी वजह से क्या रहता है, वो बैलेंसिंग एक्ट खत्म हो जाता है खनन की वजह से, और जमीन के अंदर की विभिन्न जो परतें रहते हैं वो खोखली हो जाती हैं। तो हल्की सी भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसकी वजह से भी भूस्खलन की स्थिति डेवलप हो जाती है। तो भूस्खलन की भविष्यवाणी करने में हमें चुनौतियां, भूस्खलन की जो समस्या है वो ज्यादा गंभीर इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि उसका टाइमली हमें पता नहीं रहता, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। हमारा जो मौसम विभाग है, हमारा मौसम विभाग साइक्लोन उसकी प्रिडिक्शन कर सकता है, सुनामी की प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन अर्थक्वेक, भूकंप और भूस्खलन इन दो स्थितियों के बारे में मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारा संभावना जता नहीं सकता है कि ये यहाँ पे भूस्खलन होने की भविष्यवाणी, सॉरी, भूस्खलन होने की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो उस वजह से क्या रहता है कि हम प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, हम रेडी नहीं हो पाते हैं। जैसे अभी साइक्लोन रेमल था, साइक्लोन रेमल के बारे में आईएमडी ने वार्निंग दी, सभी स्टेट्स के जो नेबरिंग स्टेट है बे ऑफ बंगाल के, उनको बताया और उनको अलर्ट पे रखा। तो उसकी वजह से जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी जो टीम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीम रहती है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो सब उन्होंने ड्रिल्स करके अपने आप को प्रिपेयर किया। लोगों, जो कोस्टल एरिया के अंदर जो लोग रह रहे थे या फिर उन वल्नरेबल एरिया के अंदर जो लोग थे, उनको वहां से खाली करा के सेफ लोकेशन पे ले जाया गया। तो उससे क्या रहता है, हमारी जो जान और माल की जो हानि रहती है वो मिनिमम हो जाती है। लेकिन अगर प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से हम ऐसे कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। उस वजह से भूस्खलन अपने आप में काफी खतरनाक स्थिति बन जाती है। उसके साथ भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने कुछ पहल भी की है, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति। उसके साथ दूसरी पहल के बारे में बात करें, भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण योजना, और भूस्खलन और हिमस्खलन इस डिफरेंट, और भारत का भूस्खलन एटलस, ये 5 से 6 स्कीम्स भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इनमें से आप एक या दो याद रख सकते हैं और मेंस के अंदर अपना जो आंसर है उसके अंदर आप इनको मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने भूस्खलन के बारे में पढ़ा। उसके साथ अगली जो न्यूज हमारी वो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, और ग्रेविटी की वजह से जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज रहती हैं, अंतरिक्ष के अंदर जो पिंड रहते हैं, वो एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। और स्फेरिकल शेप क्यों लेते हैं, क्योंकि जो स्फेरिकल शेप रहती है उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी रहती है कि वो सरफेस एरिया जो रहता है वो क्या रहेगा, उसका कम रहेगा उस बॉडी का, और उसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो उस वजह से जो मैटर है, जो सेलेस्टियल मैटर है जिससे मिलके वो बॉडी बनी है, तो मैक्सिमम मैटर उसमें समा पाएगा उस शेप के अंदर, स्फेरिकल शेप के अंदर, और सरफेस एरिया भी कम रहेगा। सरफेस एरिया कम रहेगा तो फ्रिक्शन और जो डिफरेंट फोर्सेज हैं वो कम उस पर काम करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्फेरिकल शेप रहती है वो नेचुरल ऐसा होने के साथ साथ जो ग्रेविटी पुल है वो भी उसको ऐसी शेप लाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ग्रेविटी एक्शन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से, और उस स्फेरिकल शेप की एक प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या रहता है, जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज रहती हैं वो स्फेरिकल शेप ले लेती हैं। लेकिन क्या रहता है, जब वो घूर्णन करती हैं, तो घूर्णन करती हैं तो उस वजह से क्या रहता है, जो पोल्स रहते हैं, जो टॉप और डाउन पे जो पॉइंट रहते हैं हमारे एक्सिस के, तो वो क्या रहते हैं, वो फ्लैटन चपटे हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो इक्वेटर वाला जो रीजन है, भूमध्य रेखा वाला जो रीजन रहता है, सेंटर वाला जो रीजन रहता है, वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है। तो ये अपने आप में क्या रहता है, जियोइड शेप बन जाती है, या फिर ये पूर्णतः है गोलाकार शेप ना रह के चपटा गोलाकार शेप बन जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अपने खगोलीय पिंड रहते हैं, आकाशीय जो पिंड रहते हैं, उनकी जो स्फेरिकल शेप क्यों रहती है, वो चपटे, पोल्स के ऊपर चपटे क्यों रहते हैं, और उसके पीछे क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके साथ साथ स्फेरिकल शेप की अपनी प्रॉपर्टी, और घूर्णन का जो प्रभाव रहता है, वो तीन या चार पॉइंट ही आप याद रख सकते हैं। उसके साथ अगर छोटे खगोलीय पिंड है जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, तो उनमें क्या रहता है, मैटर कम रहेगा। मैटर कम होने की वजह से क्या रहता है, जो मास, जो मैटर कम रहने की वजह से क्या रहता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो कम हो जाता है। तो मैटर कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल कम रहेगा, तो फिर क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण बल कम रहेगा, तो वो स्फेरिकल शेप डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन अगर धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, उनका साइज बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे, जो आसपास के जो मैटर हैं वो उसके अंदर शामिल होते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्फेरिकल शेप ले लेंगे, वो गोलाकार जो शेप है वो ले लेंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे वो चपटा गोलाकार शेप बनती चली जाएगी। पृथ्वी की भी ऐसी ही शेप है, उसको जियोइड शेप बोलते हैं। वो पोल्स पे हमारी पृथ्वी क्या है, चपटी है। इक्वेटर वाले जो रीजन है, भूमध्य रेखा वाला जो रीजन है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और पूर्ण रूप से वो गोलाकार शेप नहीं है। तो ये हमने
जो आकाशीय पिंड है उनकी शेप के बारे में स्टडी किया। उसके बाद जो अगली न्यूज है हमारी, वो इजराइल और गाजा के साथ जो युद्ध हुआ है उसके साथ जो फिलिस्तीन जो राष्ट्र है, फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे यूएन की मेंबरशिप लेने से संबंधित है। इसमें ये बोला गया है कि जो फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन को यूएन का मेंबरशिप बनना ही चाहिए, और जब यूएस का मेंबरशिप बनता है तो उसको अलग से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट संस्थाओं का वो सदस्य बन सकता है। यूएस भी अपना एक चार्टर ऐसा घोषित कर सकता है, अगर वहां पे उनके अधिकारों का हनन होता है तो यूएस उसके अंदर, सॉरी, यूएन उसके अंदर इंटरवीन कर सकता है, नॉट यूएस, यूएन उसके अंदर इंटरवीन कर पाएगा। और जो P5 नेशंस हैं वो भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऐसे बिल को पास कर सकते हैं जिससे कि वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन अभी जो फिलिस्तीन जो राष्ट्र है हमारा, उसको एक राष्ट्र का दर्जे, राष्ट्र के तौर पे यूनाइटेड नेशन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर सदस्यता नहीं मिली हुई है। उसका जो विरोध है वो इसराइल को सपोर्ट करने वाले जो देश हैं वो नहीं कर रहे हैं, और खास करके अमेरिका अपना एक परमानेंट मेंबर होने की वजह से, वीटो पावर होने की वजह से उस बिल का विरोध करता है। लेकिन इंडिया ने लगातार, जब से इंडिया आज़ाद हुआ 1947, उस समय से ही फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एस्टेब्लिश होने के लिए इंडिया ने सदैव उसको समर्थित किया है, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी लगातार भारत ने उसके फेवर में वोट डाला है। तो इसके लिए यही बोला गया है कि इजराइल और जो हमास का जो युद्ध रहता है या फिलिस्तीन के साथ जो उसकी टकराट रहती है, उसके समाधान के तौर पे इजराइल जो फिलिस्तीन जो रहता है, फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर पे यूनाइटेड नेशंस का सदस्य माना जाए, और उसको एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे मान्यता मिलनी चाहिए। उससे वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनकी जो एस्पिरेशंस अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, या फिर उनके राष्ट्र, उनके लिए एक राष्ट्र होना चाहिए, वो एस्पिरेशंस फुलफिल रहेंगे तो फिर क्या रहेंगे, वो उनको टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया जाएगा। और साथ साथ इसराइल भी अपनी सुरक्षा पे जो इतना सारा पैसा खर्च करता है, अपने जीडीपी का काफी परसेंटेज अमाउंट वो खर्च करता है, तो वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहेगा, और उसको भी अपनी डेवलपमेंट से, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है, उन एरिया के अंदर वो ज्यादा फोकस कर पाएगा इंस्टेड ऑफ अपनी सिक्योरिटी को लेकर। तो ये अपना, अगर हमसे पूछा जाए कि अभी जो इसराइल और जो मास का जो युद्ध चल रहा है, या फिर इसराइल का लगातार मिडल ईस्ट रीजन के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, सॉरी, अपना वेस्टर्न एशिया के अंदर अरब देशों के साथ संघर्ष चलता रहता है, तो उसको विराम देने के लिए ये एक समाधान हो सकता है, फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और यूनाइटेड नेशन में उसको एक सदस्यता मिले। उसके साथ फायर सेफ्टी इंसिडेंट्स के बारे में है कि जो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के ना होने की वजह से इंडिया के अंदर जो आग की जो घटनाएं हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अभी गुजरात के राजकोट में और दिल्ली के विवेक विहार में जो बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल था, उसके अंदर आग लगने से 4 से 5 बच्चे उसके अंदर झुलस के मर गए। तो उसके पीछे जो कारण है, उसके अंदर उस कारणों के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रीय भवन संहिता, एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग जो कोड रहता है, उसको अच्छे से पालन नहीं किया जाता है बिल्डर्स के द्वारा। उसके साथ साथ जो रेगुलेटिंग जो हमारी एजेंसीज हैं, जो रेगुलेशन को देखती हैं कि उस एजेंसी, उस बिल्डर्स ने उसको फॉलो किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो वहां पे भी लैप्सेज हैं, वो भी अपने जो रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती हैं। उसके साथ साथ जो अग्नि की अगर कोई घटना होती है, ऐसा इंसिडेंट होता है, तो जो वहाँ पे जो लोकल स्टाफ रहता है या सिक्योरिटी एजेंसी जो वहाँ पे डिप्लॉयड है, वो उस स्थिति से निपटने के लिए या तो उसके पास इक्विपमेंट भी नहीं रहते हैं, दूसरा फिर वो उनकी ऐसी ट्रेनिंग नहीं की जाती है समय समय पे जो ड्रिल होती हैं, ताकि वो स्टाफ रहे या फिर जो अपना वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं वो इस स्थिति से निपटने के लिए रेडी हो पाए। तो उस वजह से क्या रहता है, ऐसे इंसिडेंट के अंदर जान माल की हानि ज्यादा होती है। उसके साथ साथ जागरूकता और शिक्षा का भी अभाव है कि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो कोई भी पेशेंट है, अगर वो किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, ऐसे स्कूल में उसके बच्चे एनरोल हैं या उसके बच्चे वहाँ पे हैं, तो क्या उस स्कूल में या फिर उस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया, अगर नहीं किया गया तो उनकी शिकायत कहाँ करनी है, उसके लिए उनके क्या अधिकार हैं, तो उसके बारे में सार्वजनिक जागरूकता ना होने की वजह से भी
ऐसे लैप्सेज या फिर ऐसी घटनाएं हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ हमें बुनियादी ढांचे का भी विकास करना रहेगा। उसके अंदर जो अग्निशमक हमारा जो संस्था है, उसके जो कर्मचारी हैं, उनको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव जो गियर मिलता है, तो वो भी उनकी गुणवत्ता में बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर या फिर कोई ऐसे एरिया जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हैं, डिफेंस या फिर अन्य बिजली से जुड़े हुए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके अंदर फायर से जुड़े, फायर का अगर का कोई इंसिडेंट होता है तो उससे निपटने के लिए उसे कुछ विशेष सुविधाएं चाहिएंगी, तो वो भी हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके साथ अंतर एजेंसी समन्वय, इंटर एजेंसी जो कोलेबोरेशन रहता है, हमें उसको प्रोवाइड करना, उसको बढ़ाना चाहिए। उससे क्या है, संयुक्त मॉक ड्रिल और टेबल टॉप अभ्यास, ये सब एक्टिविटीज लगातार चलती रहनी चाहिए। इससे क्या रहता है, इमरजेंसी में वो बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे और फास्ट रेस्पॉन्स कर पाएंगे और जान माल की हानि कम रहेगी हमारी। क्षमता का निर्माण के बारे में हमने बात कर लिया है, वही है नीति सुधार। नीति सुधार हमें जो कानून जो बनाए गए हैं, कानूनों का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सख्ती से करवाना चाहिए। उसके साथ साथ कानूनों के अंदर ये सुधार भी करना चाहिए, अगर किसी एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी, किसी एजेंसी की निगरानी की को बाईपास करने की वजह से अगर कोई घटना होती है, तो वो एजेंसी या फिर उस एजेंसी के अंदर जो अधिकारी है, वो उस चीज के जिम्मेदार रहेगा और उसको कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होएगी हमारी। तो इस प्रकार से हमें कुछ नीति सुधार भी करनी चाहिए। तो ये समराइज करके हमने हेडिंग्स में इन सारे पॉइंटों को दिया है, आप इनको एक बार देख लेना और मेंस के अंदर आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके साथ हमारी जो अगली न्यूज है वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से संबंधित है। अभी हाल ही में गीजा के अंदर क्या प्रसिद्ध जो महान पिरामिड है, उसके पास रेत के नीचे दबी हुई एक रहस्यमय संरचना की खोज हुई है, तो उसकी वजह से ये फिर से चर्चा में आ गए हैं। इनकी जो लोकेशन है, ये मिस्र के अंदर है, मिस्र के अंदर गीजा के अंदर। और जो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, नील नदी से 5 मील के पास, काहिरा शहर के पास है। नील नदी से 5 मील की दूरी पर काहिरा शहर के अंदर, काहिरा शहर के पास मिस्र के पिरामिड हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो राजवंश थे, ये एक राजवंश की पिरामिड नहीं है, अलग अलग राजवंशों की पिरामिड है, बस ये याद रखना। उसके साथ इसका निर्माण 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, तो ये काफी पुराने हैं। जो मिस गिजा के पिरामिड हैं, वो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में जो शामिल थे, उनमें से एक ये बचे हुए हैं। ये कुछ राजाओं के नाम है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज इनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आपको ये ना चाहिए कि मिस्र के पिरामिड है, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, और ये एक राजवंश से संबंधित ना होके जो मल्टीपल राज, जो कई राज अपना राज परिवार है, उनसे संबंधित हैं। उसके साथ हमारा जो अगली न्यूज़ है वो संपादकीय विश्लेषण है, एडिटोरियल एनालिसिस। इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि जो मूक बधिर जो व्यक्ति हैं, उनके लिए जो साइन लैंग्वेज उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने हाईलाइट किया। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की घोषणा की, उसके दौरान उन्होंने मूक बधिरों को उस मैसेज को कन्वे करने के लिए कोई मूक बधिर व्यक्ति वहां पे अवेलेबल नहीं था, या फिर मूक बधिर जो इंटरप्रेटर रहता है, जो मूक बधिर भाषा के अंदर उन व्यक्तियों तक वो मैसेज पहुंचा सके इलेक्शन के बारे में, वो वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि ये ऐसा एक बार नहीं है, ऐसा हमें बार बार डिफरेंट एजेंसीज, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, वहाँ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज के अंदर भी हमें जो मूक बधिरों के लिए जो एक एंकर होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं रहता है। ज़्यादातर केसेज में वहाँ पे लैप्सेज हमें देखने को मिलती हैं, तो उस वजह से जो मूक बधिर रहते हैं, उनको ज्ञान और जो इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए समय पे, वो नहीं मिलती है, और उस वजह से उनका सोसाइटी के अंदर एक्सक्लूजन होता है, वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर। और उस समस्या से निपटने के लिए वर्तमान मुद्दा मैंने आपको बता दिया है। सांकेतिक भाषा बना मौखिक भाषा, जो मौखिक भाषा है, इसके बारे में हम ये देख सकते हैं कि जो मूक बधिर व्यक्तियों के लिए जो भाषा रहती है, उसके लिए स्पेशल अलग से प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, शिक्षा व्यवस्था जो है, हेल्थ केयर जो हमारा सिस्टम है, या फिर जो गवर्नमेंट का जो अलग से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे मूक बधिरों के लिए अलग से ऐसे व्यक्तियों का होना, उस चीज को प्रमोट इतना अच्छे से नहीं किया जाता है, और उसके प्रति कहीं ना कहीं एक, उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति डेवलप, उसके लिए क्या रहता है कि उस चीज को कहीं ना कहीं बाईपास ही किया जाता है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य में चुनौतियां, उसके बारे में बताया है। सक्षमता और सामाजिक बहिष्कार,
आंकड़ों की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मूक बधिर जो थे हमारी जो जनसंख्या के अंदर हैं, वो उनकी संख्या बताई गई है, वो एक बार देख लेते हैं। 63 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मूक बधिर हैं, और उसमें से जो 5% ही ऐसे लोग व्यक्ति हैं जो कि मूक बधिर जो व्यक्ति हैं वो क्या है, स्कूली शिक्षा, 5% मूक बधिर व्यक्ति स्कूली शिक्षा लेते हैं। और उसके साथ फिर कॉलेज, हमारी जो शिक्षा जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मौखिक केंद्रित पाठ्यक्रम को प्रमोट करती है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो मूक बधिर व्यक्ति हैं उनको अगर अपनी ग्रेजुएशन करनी है, हायर एजुकेशन लेनी है, तो उनको बाकी व्यक्तियों से, बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। तो उससे फिर उनके रोजगार के जो अवसर हैं उनके अंदर भी उनको नुकसान होता है। तो उसके साथ बहरेपन की समस्या से निपटने के लिए बहरेपन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको एक्सटेंड करके बाकी जिलों में भी लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से यही बीमारी या चोट होने के कारण होने वाले सुनवाई हानि को रोकना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसके बाद सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय पुनर्वास करना, उपकरण और सामग्री वो प्रोवाइड करना। तो इस प्रकार से विभिन्न घटकों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आप जीएस पेपर जो 2 है हमारा वल्नरेबल सेक्शन, उसके अंदर मूक बधिरों के लिए क्या समस्याएं हैं, मूक बधिरों की संख्या कितनी है, और उनके लिए जो कानून सरकार ने बना, उनके लिए जो कार्यक्रम सरकार ने बनाया है उसकी एक्सटेंशन कितनी है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, और उनको क्या क्या किस किस स्तर पे क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो ये हमने देखा, और अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वाले जो न्यूज़ है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मानचित्र के अंदर यूरोप के भौतिक विभाजन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पश्चिमी अपलैंड, उत्तर यूरोपियन मैदान, मध्य अपलैंड और पठार, अल्पाइन पर्वत प्रणालियां, यूरोप के द्वीप, जल निकास पैटर्न, खाड़ी और खाड़ियां। तो इसमें देख लेते हैं हम, मैप के थ्रू ही करते हैं, बाकी जो डिटेल है वो आप अपने एंड पे देख सकते हैं। ये यूरोप का मैप है, इसके अंदर इससे अगला वाला जो मैप है ज़्यादा बेटर है, वो देख लेते हैं एक बार। नहीं है, हाँ इसी में देखिए, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, उत्तरी यूरोपियन प्लेन हो गए हमारे सबसे उत्तर में। उसके साथ फिर आल्प्स माउंटेन रेंज, ये विभिन्न देशों के बीच में फैली हुई है। तो आल्प्स जो पर्वतमाला है हमारी वो यूरोप में है। उसके बाद एपिनियंस, जो एपिनीज जो माउंटेन पर्वतमाला है ये हमारी इटली के अंदर है, मैक्सिमम इटली के अंदर है। उसके बाद आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ है, स्पेन और पुर्तगाल वाला जो रीजन है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो माउंट ब्लैक जो माउंटेन है ये हमारा कहाँ, फ्रांस के अंदर है। पायरेनीज माउंटेन क्या है, बॉर्डर बनाते हैं आइबेरियन पेनिनसुला और जो अपना फ्रांस है उन दोनों के बीच में। उसके साथ ये क्रीमियन पेनिनसुला है जो कि ब्लैक सी के अंदर है। ये ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन्स हो गए। ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन्स किस चीज़ के लिए फेमस है, हमारी गेहूं की पैदावार के लिए काफ़ी फेमस हैं और अन्य फूड क्रॉप्स के लिए। उसके साथ ये बल्कान्स वाला रीजन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और जो एपिनियंस माउंटेन्स हैं हमारे इटली के अंदर, इटली के दोनों तरफ, एक तरफ एड्रियाटिक सी है ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर टेरिहेनियन सी है। उसके साथ एजियन सी और ब्लैक सी दोनों टर्की वाले रीजन से एक स्टेट से जुड़े हुए हैं। ये सी ऑफ अजोव है। ये कोकेसस माउंटेन यूरोप को एशिया से अलग करता है। ये यूराल माउंटेन्स हैं, यूराल माउंटेन्स भी यूरोप को एशिया से अलग करता है। कोला पेनिनसुला स्कैंडिनेवियन नेशंस के अंदर नॉर्थ में है। ये आप इसकी लोकेशन मोटी मोटी आपको याद होनी चाहिए। कल हमने बाल्टिक सी और इनके बारे में देखा था, और इसके बाद में नेबरिंग जो इसके जो देश थे उनके बारे में स्टडी किया था। अगर हम रिवर की बात करें, जो नदियां हमारी, तो पो रिवर इटली के अंदर फेमस है। तो पो रिवर आपको याद होनी चाहिए, इटली के अंदर है और ये एड्रियाटिक सी के अंदर जाके मिलती है। उसके बाद रिवर राइन, रिवर राइन आल्प्स वाले रीजन से निकलती है और नॉर्थ सी के अंदर जाके मिलती है अपनी जर्मनी से होते हुए। उसके साथ डेनुबे, डनाइस्टर, डनाइपर, डोन, ये जो 4 नदियां जो डी से ही इनका नाम स्टार्ट होता है, ये सारी किसमें आती हैं, ब्लैक सी के अंदर जाके मिलती हैं। जो डोन रिवर है वो सी ऑफ अजोव में मिलती है, जो कि ब्लैक सी का ही एक एक्सटेंशन है। वोल्गा जो नदी है, जो कि रसिया की नदी है, वो नदी किस में जाके मिलती है, कैस्पियन सी में जाके मिलती है। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी नदी, क्योंकि पीछे यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ भी ये विभिन्न नदियों के नाम देके वो कहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद में ये थेम्स रिवर होगी अपनी,
ये भी हमारा नॉर्थ सी के अंदर जाके मिलती है, ये इंग्लैंड के अंदर है, यूके के अंदर। ठीक है, तो हमने नदी इन लोअर जो नदी है ये फ्रांस की मेन नदी है, और ये बे ऑफ बिस्को में जाके मिलती है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, ये बे ऑफ बिस्के होगी हमारी। तो ये मोटी मोटी हमने नदियों के नाम देखे हैं। उसके बाद जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पठार हैं, उनके बारे में देखा, प्लेन्स के बारे में देखा है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स देख लिए हमने, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इन वाले रीजन में फैले हुए हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये मोटी मोटी जो लोकेशंस थी और जो फिजिकल फीचर्स थे हमने देख लिए हैं। आपकी काफ़ी डिटेल में आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं। ठीक है, तो उसके साथ हमारा यूरोप का ये सेशन, यूरोप वाला जो फिजिकल फीचर्स का जो सेक्शन था ये ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाई क्यूज हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में फाइनेंस कमीशन जो 15वां वित्त आयोग था उससे संबंधित है, आप इसको देख लेना एक बार। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा वो इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, वो भी विभिन्न बाजार दिए हैं और उनमें से बताना कि पूंजी बाजार में इनमें से कौन सा शामिल है। जो तीसरा क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, दो कथन दिए हैं आपको, दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसके साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।